हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम जो है इतिहास की श्रृंखला शुरू कर चुके हैं और इतिहास की श्रृंखला में फ्रेंड्स हमारा ये तीसरा वीडियो है और पाषाण काल के अंतर्गत दूसरा वीडियो है। दोस्तों, हमने इतिहास के क्लासिफिकेशन की बात की थी और इतिहास क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि भारतीय इतिहास को जो है हम तीन भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंतर्गत दोस्तों प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, देन उसके बाद जो हम ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में फ्रेंड्स मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं और मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पाषाण काल को जो है हमने तीन भागों में बांटा था: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पिछली क्लास में हम पुरापाषाण काल का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, पटवारी से लेकर के IAS एग्जाम तक की, ये क्लास आपके लिए लाभकारी है। चलिए देखते हैं। मध्य पाषाण काल दोस्तों हमें आज करना है। इसके पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर का जो है पिछला वाला जो हमने किया था कल क्लास, उसका रिवीजन करते हैं। हमने देखा था दोस्तों कि जो है इतिहास को हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं? हमने जो पाषाण काल देखा था, इस पाषाण काल को जो है हम तीन भागों में बांट करके देखा था। हमारे पास में पहला था पुरापाषाण काल, पुरा पाषाण काल, और दूसरा भाग था मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा भाग था फ्रेंड्स हमारे पास में वो था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल हमने पिछली क्लास में देखा था कि पुरापाषाण काल को वापस से हमने तीन भागों में बांट दिया था। वो कौन कौन से थे? एक था निम्न पुरापाषाण काल, एक था मध्य पुरापाषाण काल और एक था उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में हमने दो संस्कृतियां देखी थी। एक देखी थी चापर चॉपिंग संस्कृति, चापर चॉपिंग टेबल संस्कृति देखी थी, और दूसरी देखी थी हमने मद्रास संस्कृति, जिसे हम हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। हैंड एक्स क्योंकि वहीं पर फ्रेंड्स रबर से ब्रुसफुट के द्वारा 1863 में कुल्हाड़ी की खोज की गई थी, इसलिए उसे हैंड एक्स संस्कृति भी कह देते हैं। इसके अलावा हमने महत्वपूर्ण स्थल के रूप में पल्लवरम को देखा था। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने भीमबेटका को देखा था और हथनौरा को देखा था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि पुरापाषाण काल में फ्रेंड्स से आग का आविष्कार हो चुका था। क्या हो चुका था? आग का आविष्कार हो चुका था। हमने इसकी चर्चा करी थी। हालांकि ये बात अलग है कि जो उस समय के लोग थे वे आग के महत्व से परिचित नहीं थे, लेकिन आग का आविष्कार क्या कर दिया था दोस्तों? पुरापाषाण काल में हुआ था। आगे चल करके आग के प्रयोग से भी क्या हो जाएंगे? परिचित हो जाएंगे। दोस्तों, हमने देखा था कि पुरापाषाण काल में जो जीवन था, मानव जो जीवन जी रहा था, वो कैसा जीवन जी रहा था? दोस्तों, हमने देखा था कि पुरापाषाण काल में वह खाद्य संग्राहक जीवन जी रहा था। आखेटक और खाद्य संग्राहक जीवन जी रहा था। आखेटक प्लस खाद्य संग्राहक जीवन जी रहा था। इसका मतलब था कि उसका स्थायित्व जीवन नहीं था। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमें पढ़ने में जो है समय लगेगा, क्योंकि हम जो है एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय इतिहास इतना आसान नहीं है कि 2-4 घंटे में पूर्ण करवा दिया जाए। यकीन मानिए, जितना ही आप ठहराव के साथ में पढ़ेंगे उतना ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मेरी कोशिश है कि ठहराव के साथ ही चला जाए, धीरे धीरे ही पढ़ा जाए, लेकिन प्रत्येक पहलू को समझते हुए चला जाए। तो हमने पिछले में क्या देखा कि पुरापाषाण काल में जीवन था वो कैसा था? आखेटक और खाद्य संग्राहक जीवन था। लेकिन अब हम आज जो बात करने वाले हैं मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो
आखेटक और खाद्य संग्राहक जीवन है, यहाँ पर कैसा जीवन बदल जाएगा दोस्तों? आखेटक आखेटक प्लस पशुपालक जीवन बदल जाएगा। पशुपालक, यहाँ पहली बार जो है मनुष्य अपना पालतू पशु बनाएगा और जीवन में धीरे धीरे क्या आएगा? स्थायित्व आएगा, क्योंकि जब पालतू पशु बनेगा तो उसको रुकने के लिए भी कोई ना कोई आवास की आवश्यकता होगी और धीरे धीरे दोस्तों उसके बुद्धि बल का भी विकास होगा। यहाँ पर दोस्तों जो खास बात होगी, जो वहां पर पाषाण उपकरण उपयोग किए जा रहे थे, यहाँ पर जो है दोस्तों सूक्ष्म पाषाण उपकरण उपयोग किए जाने लगेंगे। सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगेगा, क्योंकि उनके पास में अब दिमाग आ चुका है, वह आग का प्रयोग करने लगे हैं। जो पहले कच्चा मांस खाया करते थे वह पका हुआ मांस खाने लगे हैं, जिससे क्या हुआ है? उनकी बुद्धि का विकास हुआ है। और जो सूक्ष्म बड़े उपकरणों में वो जानने लगे कि बड़े उपकरण में जो ज्यादा दूर तक नहीं फेंका जा सकता है, इसमें वजन ज्यादा होता है, इसलिए वो अपने दिमाग का प्रयोग करके छोटे और नुकीले उपकरणों का प्रयोग करने लगे। अतः इसे सूक्ष्म उपकरणों का काल भी कहा जाता है, इसलिए इसे लघु पाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं फ्रेंड्स। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। इसी काल में फ्रेंड्स पहली बार जो है उनके द्वारा अपने मकान बनाए जाएंगे और भारत में ही प्राचीनतम मकान बनाने के आवास मिलेंगे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। इस प्रकार से हम इनके प्रत्येक पहलू पर अध्ययन करते हुए जो महत्वपूर्ण स्थल होंगे उनको समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर कहूंगा फ्रेंड्स, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अच्छी लगे क्लास तो बाद में एक कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों एक इतिहासकार हैं भारत के, यूं मान लीजिए अंग्रेज इतिहासकार हैं, हालांकि वो रहते कहां पर हैं? भारत में ही रहते हैं। और वो कैसे इतिहासकार हैं? अंग्रेज इतिहासकार हैं। और उन इतिहासकार साहब का नाम क्या है फ्रेंड्स? उनका नाम है C.L. कार्लाइल। जो C.L. कार्लाइल नाम के इतिहासकार हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है? 1857 में जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र आता है विंध्य क्षेत्र, यहां पर पहली बार दोस्तों क्या किया जाता है? कुछ सूक्ष्म उपकरण खोए जाते हैं। क्या खोए जाते हैं? सूक्ष्म उपकरण जो है खोजे जाते हैं। इसलिए मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का खोजकर्ता किसे कहा जाता है दोस्तों? इन्हीं को कहा जाता है, C.L. कार्लाइल साहब को कहा जाता है। हमने देखा था फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति थे जो पुरा पाषाण काल में देखा था, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रसफुट नाम था। और इनके द्वारा क्या की गई थी? कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। 1863 में जो है कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। चूंकि इनके द्वारा सबसे प्राचीनतम काल की खोज की गई भारत में, इसलिए इन्हें पाषाण काल का जनक भी कहा जाता है। ये फ्रेंड प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि पाषाण संस्कृति का जनक किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट ब्रसफुट को बताएंगे। लेकिन मध्य पाषाण काल में किस व्यक्ति द्वारा खोज की गई थी? वो व्यक्ति का नाम था C.L. कार्लाइल। कहां पर की गई थी? विंध्य क्षेत्र में की गई थी। क्या खोजे गए थे? सूक्ष्म उपकरण खोजे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातों को आपको ध्यान कर लेना है दोस्तों, चाहे तो आप इनका नोट्स बना सकते हैं। ये जो है सारांश आधारित बातें हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, इस काल को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस काल में हमें पत्थर के उपकरण तो पत्थर के ही होते थे, इसलिए तो पाषाण काल कहते हैं। लेकिन जो ये उपकरण होते थे, क्या होते थे दोस्तों? पुरा पाषाण काल की तुलना में क्या होते थे दोस्तों? ये लघु होते थे, इसलिए इसे लघु पाषाण कालिक संस्कृति कहते हैं। और इनके जो साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों, इनके साक्ष्य हमें देखने को मिल जाएंगे आदमगढ़ से देखने को मिल जाएंगे, आपको बागौर से देखने को मिल जाएंगे। जितने भी आपके स्थल हैं मध्य पाषाण काल के, भी देखेंगे कौन कौन से स्थल हैं। ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है कौन? आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे है। और ये जो है आपका दोस्तों
राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो है आई थिंक भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे यह जो स्थल पड़ता है। ये आप उपकरण जो है चित्र में देख पा रहे हैं। ये उपकरण क्या हो गए हैं, नुकीले हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। इनमें से दोस्तों प्रत्येक के अलग अलग नाम है, लेकिन आपको नाम इतनी जरूरी नहीं है। किसी का नाम खुरचनी है, जिसे आप वर्तमान में खुरपी कहते हैं। ऐसा आपने एक उपकरण देखा होगा घर में, भाई कैसा चित्र बनता है, इस प्रकार की होती है, ऐसी कुछ होती है खुरपी, और यहाँ लोहे का जो है उपकरण लगा होता है, इस प्रकार से होती है। ये आपने उपकरण घर में देखा होगा। खुरचनी, इसे खुरपी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जो है घास छोटी छोटी छीलने के लिए काम में आती है। तो ऐसे भी उपकरण थे। ये देख पा रहे हैं छेनी जैसा कुछ उपकरण लग रहा है, और ये विभिन्न प्रकार के दोस्तों उपकरण हैं। ये सूक्ष्म उपकरण हैं। ये प्रश्न अगर यहाँ से पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, ये प्रश्न आई थिंक नेट जेआरएफ में एक बार आया हुआ है। मैं जहाँ तक मैं एक बार पेपर सॉल्व कर रहा था तो मुझे मिला था कि सर्वाधिक, क्या आपसे पूछा जाता है शायद प्रश्न, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, ये आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक सूक्ष्म उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, एक बड़ी संख्या में जो सूक्ष्म यानी कि लघु उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं, लघु पाषाण उपकरण, तो क्या बताएंगे आप, आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, क्लास पूरी करने के बाद जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको परीक्षा में प्रश्न यहीं से मिलेंगे। आगे बात करते हैं कि जो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति थी उसमें जो जीवन कैसा हो गया था फ्रेंड्स, आखेटक, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, आप सुधारिए, आखेटक, टमाटर बना हुआ है, आखेटक व पशुपालक जीवन हो गया था। इसके पहले हमने जो पुरा पाषाण काल में देखा था वहां पर जीवन कैसा था। इसके पहले जब हम पुरा पाषाण काल की बात करते हैं, पुरा, मैं दोस्तों ये लिंक इसलिए कर रहा हूं ताकि आप पीछे की बातें याद करते जाएं। पुरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि वहां पर जीवन कैसा था। आखेटक और खाद्य संग्राहक जीवन था, खाद्य संग्राहक जीवन था। इसका मतलब था कि वो विभिन्न प्रकार के जंतुओं को मारते थे और केवल खाने के लिए क्या करते थे, उनका उपयोग करते थे। आखेटक का मतलब होता शिकार करना। यहाँ पर क्या था, पशुपालक जीवन हो चुका था, बड़ी उपलब्धि थी। और दोस्तों ये प्रश्न हजारों बार पूछा गया है कि मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु किसे बनाया गया, प्रथम पालतू पशु किसे बनाया गया। तो आप इसका जवाब क्या देंगे दोस्तों, कुत्ता को जो है मानव द्वारा जो है प्रथम पालतू पशु बनाया गया। और इसके साक्ष्य दोस्तों आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ से ही यहाँ प्राप्त होते हैं, हालांकि बगौर से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको आदमगढ़ ध्यान रखना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये कि सबसे पहले प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, आदमगढ़ से जो है प्राचीनतम पशु पालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये फ्रेंड आपको प्रश्न रट लेना है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और आदमगढ़ कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिला या होशंगापुरम, जो होशंगाबाद कहते हैं, नर्मदापुरम उसी का नया नाम हो गया है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस जानवर को पहला पशु बनाया गया था, तो ये जो है कुत्ता जी को बनाया गया था। देख पा रहे हैं बहुत गुस्से में है ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला यहां से पूछा जाता है, ये दोस्तों आपके सामने जो दिए हुए हैं मध्य पाषाण काल के क्या हैं, स्थल हैं, जो आपसे कई बार प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। हम देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अभी इनको मैं प्रत्येक को अलग अलग करके भी पढ़ाऊंगा अभी आगे स्लाइड में जो है, ताकि आपको जो है हर चीज का महत्व, भाई इतनी गहराई से हम यहाँ तक नहीं पढ़ते रहे हैं। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से समानता इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ना, भाई प्रश्न को पकड़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। सबसे पहले स्थल की बात करते हैं, वो कौन से स्थल दोस्तों, बागौर है। और ये बागौर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में भी कहाँ, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और कौन सी नदी किनारे स्थित है, कोठारी नदी किनारे स्थित है। खैर ये नहीं पूछा जाएगा कौन सी नदी कौन से जिले में है। यहाँ पर क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल एक आवास प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स लगा लीजिएगा स्टार, कि मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं कि इस मानव ने क्या बना लिया, सीख लिया था, मकान बनाना सीख लिया था। और
जो सबसे बड़ा मकान जो मध्य पाषाण काल में दिखाई देता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? बागौर से प्राप्त होता है। इसका उत्खनन किसने किया था? आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, बागौर में आपको शरीर 3 नंबर में आ जाता है। ऐसा प्रश्न मेंस में पूछ लेता है 3 नंबर में, तब भी आप जो है एक नदी का नाम बता दीजिए, एक राज्य का नाम बता दीजिए, एक जो है यहाँ से साक्ष्य जो पाए गए हैं वो याद रखिएगा। और दूसरा आपको जो है वनडे एग्जाम के लिए या फिर कोई जो है प्री वाला एग्जाम, उसको क्या ध्यान रखना है, किस राज्य में स्थित है ये स्थल, ये पूछा जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये पूछा जाएगा। अगर आप राजस्थान के हैं तो आप नदी का नाम याद कर सकते हैं, जिले का नाम याद कर सकते हैं। तो एक यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन आवास प्राप्त हुआ है। दूसरे के स्थल की बात करते हैं दोस्तों, तो लंघनाज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम शुष्क क्षेत्र का उत्खनन जो इनके द्वारा किया गया था हजरी संकालिया के द्वारा, रेत के ठोस टीले और 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कोई खास बात नहीं है, बताऊंगा जहां पर होगी। सराय नहर, ये आपका इंपॉर्टेंट स्थल है। सराय नहर जो है ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से दोस्तों स्तंभ गर्त के प्राण मिली हुई जो प्रमाण मिले हुए हैं, स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हुए हैं। स्तंभ गर्त क्या होता था दोस्तों, जिस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं और खंभे टाइप के लगा देते हैं, खंभे लगा देते हैं और फिर ऊपर से क्या लगा देते हैं भाई, ऐसे छत सा बना देते हैं तो बरामदा टाइप का यहाँ पर बन जाता है। तो वैसे ही जो खंभे टाइप के जो आवास होते थे उनके, तो वैसे स्तंभ गर्त के प्रमाण जो कहाँ से मिलते हैं, आपके सराय नहर से मिलते हैं। सबसे बड़ा आवास कहाँ पर मिला हुआ है? बाघौर से मिला हुआ है। मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि में शवों का सिर पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया जाता था। युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो है युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? सराय नहर से प्राप्त हुआ है प्रथम साक्ष्य। कंकाल के सिर में दोस्तों पत्थर घुसा हुआ मिला है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो प्रथम युद्ध के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आपके सराय नहर से प्राप्त हुए हैं। और जो यहाँ से त्रिमानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं सराय नहर से। महादहा भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, यह भी आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जो दोस्तों हड्डी व सींग से बने हुए उपकरण मिले हुए हैं, स्त्री पुरुष के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं, युगल साक्ष्य मिले हुए हैं। वीरभानुपुर पश्चिम बंगाल में स्थित सामान्य सा स्थल है। आदमगढ़ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है, मध्य पाषाण काल का आदमगढ़ जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये राज्य आपको ध्यान रखना है, कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरी बात जो है शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थर, ये है आपका सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है पूरे पाषाण काल में अगर पूछा जाए। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब बनाया गया पहला पशु कौन सा था दोस्तों? तो कुत्ता था, हमने उसका चित्र भी देखा हुआ था जो बहुत गुस्से में खड़ा हुआ था। साथ ही साथ आदमगढ़ से दोस्तों शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थर के औजार मिले हुए हैं और सर्वाधिक संख्या में यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी मिले हुए हैं। तो ये बात आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। पचमढ़ी है दोस्तों, ये भी आपका सामान्य सा स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, आपका जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप। इसकी खोज जो है जेम्स फॉरेस्ट ने की थी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश एक पर्यटक स्थल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो यहाँ की दृष्टि से नहीं, भूगोल की दृष्टि से। इस प्रकार फ्रेंड्स जो है ये सामान्य से स्तर है, आप और भी पढ़ सकते हैं। इसमें आप जो है टेरी तमिलनाडु में स्थित है। टेरी क्या होता है दोस्तों? जो मतलब रेत के टीले होते थे वो क्या था? टेरी था। लेकिन आपको यहाँ पर जो खास ध्यान रखना है, आदमगढ़ को नहीं भूलना है, बागौर को नहीं भूलना है, सराय नहर को नहीं भूलना है, महादहा को नहीं भूलना है, बाकी जो है समानतः भूल सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों अस्थि पंजर के प्रमाण कहां से मिले हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? सराय नहर से जो है सर्वप्रथम अस्थि पंजर के प्रमाण मिले हुए हैं। कहां से? सराय नहर से। और ये सराय नहर कहां पर स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन याद रखिएगा एक फैक्ट और बताता हूं कि सर्वप्रथम अस्थि से बनी हुई मूर्तियां कहां से प्राप्त होती हैं दोस्तों? ये शायद पूछ लिया जाए। अस्थि से निर्मित प्राचीनतम मूर्तियां कहां से प्राप्त होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? फ्रेंड्स ये हम कल पढ़ा था, पूरा पाषाण कालीन स्थल था जिसका नाम था लोहदा नाला। लोहदा नाला से प्राप्त होती है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ये देख पा रहे हैं आप, कंकाल भाई साहब हैं ये,
जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सरायनहार से प्राप्त हुए हैं। ये प्रथम अस्थिपंजर है भारत के अंतर्गत। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स से, और अगला जो हमारे पास में स्थल है वो है बागौर। बागौर से दोस्तों पहली बात ध्यान रखना, आप ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, ये राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ये क्या हो गई, सामान्य सी बातें हो गई। अब यहाँ से आपको साक्ष्य ध्यान रखना है, कौन से यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो एक तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से जो मकान के यानी कि आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही पशुपालन के भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन आवास आपको ध्यान रखना है। और ये आवास कैसा है, छोटा मोटा आवास नहीं है, सबसे बड़ा आवास है, सबसे बड़े आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समानता यहाँ से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन पशुपालन में आपको ज्यादा ना ध्यान करके आदमगढ़ वाला ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली बात है आपके पास में पचमढ़ी। पचमढ़ी को भी देखा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और जेम्स फॉरसिथ द्वारा इसकी खोज की गई थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए फ्रेंड्स। क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से 2 शैलाश्रय जो है, शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, एक था आपके पास में जम्बू द्वीप और एक था आपका डोरोथू द्वीप, डोरोथी द्वीप। ये 2 जो है हमें शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगली बात करें, हालांकि यहाँ से और भी शैलाश्रय हैं दोस्तों, जैसे मामा भांजा शैलाश्रय हो गए, ऐसे कई शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए। आदमगढ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। पहली बात जो आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरी बात जो है मध्य प्रदेश में भी कहाँ, ये आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। दूसरी बात यहाँ से आपको साक्ष्य ध्यान रखना है, कौन सा साक्ष्य जो है, तो आप याद रखिएगा प्राचीनतम जो है पशुपालन के प्रमाण मध्य प्रदेश भारत के अंतर्गत कहां से मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं। कौन सा दोस्तों पशु था, कुत्ता था। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। देख पा रहे हैं आप, ये साथ साथ जो है घूम रहा है। इस प्रकार फ्रेंड्स आदमगढ़ हो गया। अगली बात करें, सांभर झील भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, यहां से भी प्रश्न आता है। और ये सांभर झील आप जानते हैं, हर कोई जानता है भाई, खारे पानी की झील है। कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, विश्व में प्राचीनतम जो है वृक्षारोपण के साक्ष्य, वृक्षारोपण के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं, तो आपसे क्या बताओगे उत्तर में, तो बताएंगे सांभर झील से जो है प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों यह जो है आपका मध्य पाषाण संभर लिखा हुआ, भाई सांभर ध्यान रखिएगा, सांभर झील। फ्रेंड्स अगली बात करते हैं, अगले पार्ट में है हमारे पास में महादहा और सरायनहर। तो ये फ्रेंड्स से हम देख चुके हैं कि यहाँ से हमने सरायनहर से देखा था कि एक जो साक्ष्य था, प्रथम युद्ध का साक्ष्य मिला हुआ था। युद्ध में जो भाई उसकी खोपड़ी में क्या मिला था, पत्थर घुसा हुआ मिला था। और प्रथम युद्ध हत्या का जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ, यहीं से प्राप्त हुआ है। दूसरी बात करें दोस्तों, ये महादहा जो है आपका, यहाँ से आपका जो है यहाँ से अस्थि पंजर भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं। ये दोनों स्थल लगभग पास पास में ही हैं। मृतक संस्कार भी दोस्तों यहाँ से जो है, मृतक संस्कार स्त्री और पुरुष को दफनाने से साथ ही साथ यहाँ से त्रिमानव समाधि भी प्राप्त हुई है। मतलब क्या है कि एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया है। अगली अगर बात करें, चौपानी मांडू, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्थल है दोस्तों। अगर आप चित्र में देख पा रहे हैं तो ये क्या दिखाई दे हुए हैं, छोटे छोटे के जो है पात्र हैं, पात्र यानी कि बर्तन है। तो प्राचीनतम जो है बर्तन निर्माण के साक्ष्य जो है, प्राचीनतम बर्तन या यूं कहे मृदभांड निर्माण के प्रमाण जो है कहां से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों चौपानी मांडू नामक स्थल से में प्राप्त हुए। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने क्या देखे, ये मध्य पाषाण काल को हमने अध्ययन किया।
और मध्य पाषाण काल के प्रत्येक स्थल के बारे में देखा, साथ ही साथ वहां से जो भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, स्थल इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, हम क्लास को समाप्त करते हैं। यदि आपको दोस्तों ये क्लास जो है पसंद आई हुई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ताकि हमारा भी जो मन है प्रोत्साहित हो सके और आगे के लिए हम क्या हो सके, प्रेरित हो सके। यकीन मानिए आपका एक पॉजिटिव कमेंट जो है काफी ज्यादा हमें परिवर्तित कर देता है और दुगनी मेहनत के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों धन्यवाद।